नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जीके डोज में। आज है 5 अप्रैल और 5 अप्रैल से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वो हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना सेशन। पहला क्वेश्चन, छठवें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? वेयर वॉज द सिक्स्थ बिम्स्टेक समिट हेल्ड? ऑप्शन है आपके काठमांडू, ढाका, बैंकॉक या नई दिल्ली। तो अभी हाल ही में छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन बैंकॉक में। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। भारत की पड़ोसी प्रथम नीति के तहत नेपाल को प्राथमिकता प्राप्त साझेदार देश माना गया था। यानी कि ध्यान रखिएगा किस नीति के तहत? पड़ोसी प्रथम नीति के तहत भारत नेपाल संबंधों को मजबूत करने के लिए ऊर्जा और डिजिटल संपर्क जैसे क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिम्स्टेक संगठन में कुल 7 सदस्य देश हैं। ठीक है, अगला सवाल, अंतर संसदीय संघ की 150वीं सभा कहाँ आयोजित की गई? वेयर वॉज द 150th असेंबली ऑफ द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन हेल्ड? ऑप्शन है आपके नई दिल्ली, जिनेवा, ताशकंद या काठमांडू। तो अभी हाल ही में अंतर संसदीय संघ की 150वीं सभा ताशकंद में आयोजित की गई। अंतर संसदीय संघ की 150वीं सभा में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल का नेतृत्व लोकसभा अध्यक्ष ने किया था। लोकसभा अध्यक्ष ने आईपीयू इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन सभा में सामाजिक विकास और न्याय हेतु संसदीय कार्यवाही विषय पर संबोधन किया। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है जहां पर ये आयोजन हुआ है और ये उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री फिलहाल अब्दुल्ला अरीपोव हैं। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम 2 को किसके नेतृत्व में मंजूरी दी गई? अंडर हुज लीडरशिप वाज द वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम 2 अप्रूव्ड? गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तो भी हाल ही में वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम 2 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मंजूरी दी गई है। VVP2 यानी कि वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम 2 का मुख्य उद्देश्य, ध्यान रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे गांवों का विकास करना है। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम 2 के तहत कुल लागत राशि 6,839 करोड़ रुपए है। यह कार्यक्रम 28 से 29 अवधि तक के लिए लागू किया गया है। टाइमिंग याद रखिएगा इसकी, इसका जो फंड अलॉट हुआ है वो ध्यान रखिए। इस योजना के तहत 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर किया जाएगा। ठीक है, 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। सीमा सुरक्षा और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड, ध्यान रखिएगा इनको। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। हाल ही में भारतीय रेलवे ने मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को क्यों मंजूरी दी है? Recently, why has Indian Railways approved the multi-tracking projects? ऑप्शन है आपके यात्री सुविधाओं में सुधार के लिए, लॉजिस्टिक लागत और तेल आयात को कम करने के लिए, CO2 उत्सर्जन को कम करने के लिए या उपर्युक्त सभी। तो भी हाल ही में भारतीय रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी इसलिए दी है क्योंकि ये सभी चीजें उसमें शामिल है। यात्री सुविधा में सुधार के लिए, लॉजिस्टिक लागत और तेल आयात को कम करने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है उसको भी कम करने के लिए। मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कोयला और खनिज परिवहन यानी कि जो मिनरल्स होंगे उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए लाइन क्षमता को बढ़ाना। इन मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 18,658 करोड़ रुपए है। 2030 से 31 तक पूरा करने की योजना बनाई गई है। यानी कि इस जो परियोजना है इसको कंप्लीट करने का जो एक टेन्योर है या टर्म है वो है 2030 से 31 तक।
और इस परियोजना से 379 लाख मानव दिवस रोजगार सृजित किए जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। वायुयान वस्तुओं में हित संरक्षण विधेयक 2025 कब पारित हुआ? When was the Aircraft Objects Interest Protection Bill 2025 passed? ऑप्शन है आपके 1 अप्रैल 2025, 2 अप्रैल 2025, 3 अप्रैल 2025 या 4 अप्रैल। तो ये हाल ही में वायुयान वस्तुओं में हित संरक्षण विधेयक 2025 को 3 अप्रैल 2025 को पारित किया गया। क्या है ये? इस विधेयक को प्रस्तुत करने वाले केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू जी हैं। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य विमान पट्टे और वित्त पोषण इकोसिस्टम को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना है। यह विधेयक केप टाउन कन्वेंशन 2001 अंतरराष्ट्रीय संधि के ढांचे पर आधारित है। ध्यान रखिएगा, किस पे आधारित है? केप टाउन कन्वेंशन 2001 के अंतरराष्ट्रीय संधि ढांचे। भारत ने इस कन्वेंशन को 2008 में अपनाया था और इस विधेयक लागू होने से भारत में विमान पट्टे की लागत 8 से 10% तक कम होने की उम्मीद है। इतने फैक्ट्स थे इस क्वेश्चन से। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। अभ्यास इंद्र 2025 के 2 देशों के बीच, एक मिनट यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, विपक्षीय नहीं होगा, द्विपक्षीय होगा, यानी कि बाइलैटरल। तो द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है। इंद्रा 2025 exercise is a bilateral exercise, naval exercise between which two countries? भारत और अमेरिका, भारत और जापान, भारत और रूस या भारत और फ्रांस। तो अभ्यास इंद्र जो है वो भारत और रशिया के बीच नौसेना अभ्यास है। यह अभ्यास 28 मार्च से 2 अप्रैल तक तमिलनाडु के चेन्नई में आयोजित होगा। इंद्र 2025 नौसेना अभ्यास का 14वां संस्करण। ये दोनों ही चीजें याद रखिएगा, कहाँ पे हुआ है, पोस्टिंग जो देश है वो, और कौन सा एडिशन है, ये कौन सा संस्करण है, क्योंकि आरओ में यहीं से मजा ले लिया जाएगा। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो साझा समुद्री खतरों का मुकाबला करने की दिशा में अंतर संचालनीयता को बढ़ाना है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। MRSAM क्या है? व्हाट इज MRSAM? ऑप्शन है आपके मल्टी रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, माइक्रो रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल या नन ऑफ द अबव। तो MRSAM जो है वो है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। MRSAM परीक्षण डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की उड़ीसा में हुआ। इस मिसाइल का मुख्य उद्देश्य हवा में उच्च गति वाले लक्ष्य को नष्ट करना है। परीक्षण के दौरान इन मिसाइलों ने 4 प्रकार की उड़ान परिस्थितियों में लक्ष्यों को इंटरसेप्ट किया है। यहाँ स्पेस होगा, थोड़ा समझ लीजिएगा, इंटरसेप्ट किया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। स्टैंड अप इंडिया योजना कब शुरू की गई थी? ऑप्शन हैं आपके 5 अप्रैल 2014, 5 अप्रैल 2015, 5 अप्रैल 2016 या 5 अप्रैल 2017। तो स्टैंड अप इंडिया योजना जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी 5 अप्रैल 2016 में शुरू की गई थी। अभी चर्चा में है ये योजना, इसलिए मैंने इसको ऐड किया है। देखते हैं इसके बारे में। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता देना है, यानी कि फाइनेंशियल हेल्प करना है। इस योजना के तहत उद्यमियों को बैंकों के माध्यम से लोन प्रदान किया जाता है। यह योजना मुख्य रूप से नए और छोटे व्यवसायियों को समर्थन देती है और इस योजना का मुख्य प्रभाव महिलाओं और पिछड़े वर्गों के लिए रोजगार और उद्यमिता को बढ़ाना है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए। अगला सवाल, श्रम कल्याण योजना के तहत वित्तीय सहायता किसे प्रदान की जाती है? Who is provided financial assistance under the labor welfare scheme? ऑप्शन है आपके सभी सरकारी कर्मचारियों को, बीड़ी, सिनेमा और गैर कोयला खदान श्रमिक के बच्चों को, केवल महिला उद्यमियों को या सभी छात्र? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीड़ी, सिनेमा और गैर कोयला खदान श्रमिकों के बच्चों को ये योजना से सहायता प्रदान मिलती है।
श्रम कल्याण योजना के तहत 25,000 प्रतिवर्ष सहायता राशि दी जाती है। इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रक्रिया के द्वारा या माध्यम से दी जाती है, यानी कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहा है। श्रम कल्याण योजना के शिक्षा घटक को श्रम कल्याण संगठन प्रशासित करता है और इस योजना के तहत राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से छात्रवृत्तियां मिलती। अब हमारे सेशन का आखिरी सवाल, भारतीय रेलवे ने किस संगठन के साथ स्वचालित बिल प्रोफाइल मापन प्रणाली लागू करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? With which organization has Indian Railways signed an MOU to implement the automated bill profile? ऑप्शंस हैं आपके, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, यानी कि DMRC। मुख्य उद्देश्य क्या था? ट्रेन के पहियों की स्वचालित और गैर संपर्क मापन प्रणाली। DMRC भारतीय रेलवे के लिए 4 इकाइयों की आपूर्ति करेगा। भारतीय रेलवे और DMRC के बीच ये समझौता ज्ञापन जो हुआ है वो कहाँ हुआ? नई दिल्ली स्थित रेल भवन में हुआ है। लाभ क्या है? तो ट्रेन संचालन की सुरक्षा और दक्षता बढ़ेगी। अब जानते हैं हम लोग आज अपने नए सैनिक के बारे में, कैप्टन ब्रिजेश थापा। कैप्टन ब्रिजेश थापा भारतीय सेना के एक वीर अधिकारी थे। इनका जन्म 15 जनवरी 1997 को पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में हुआ। ब्रिजेश थापा एक सैन्य परिवार से थे। 15 जुलाई 2024 को जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के देसावन क्षेत्र में आतंकियों के साथ मुठभेड़ के दौरान कैप्टन ब्रिजेश थापा वीरगति को प्राप्त हुआ। इस मुठभेड़ में उनके साथ 3 अन्य सैनिक, नायक डी राजेश, सिपाही ब्रिजेश और सिपाही अजय नरूका भी शहीद हुए। उनके बलिदान के लिए उनके पार्थिव शरीर पूरे सम्मान के साथ दार्जिलिंग में अंतिम विदाई दी गई और कैप्टन ब्रिजेश थापा का जीवन और बलिदान देश के प्रति उनकी अटूट निष्ठा और साहस का प्रतीक है। यह सिपाही महज 28 साल का था, जिसने एक पल भी नहीं सोचा अपने जान को न्यौछावर करने के लिए। नमन है ऐसे वीरों को जिन्होंने भारत की धरती पर जन्म लिया है। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।